हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे अच्छे चल रहा होगा। तो आज बिहार दरोगा 2023 आने वाला वैकेंसी, उसका प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। यानी 51 से 100 तक इस वीडियो में करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 50 तक करवा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो 51 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? लंगनाज, चिरांद, सरायनहर, पोचमपल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरायनहर राय। क्यों? क्योंकि यह नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है। कौन सा बस्ती है? यह मध्यपाषाणकालीन बस्ती है। और जो लंगनाज, चिरांद, पोचमपल्ली है वो आपको नवपाषाणकालीन बस्ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है बामन। बामन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। फिर है आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी केवल बी होगा। केवल बी, यानी कहने का मतलब आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद है तिरपन। तिरपन कहता है कि प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इस समय वहाँ के शासक कौन था? उदयन, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक था? 322 बीसी से 298 बीसी। उसके बाद है उदयन। उदयन का कार्यकाल 460 बीसी से 444 बीसी। और बिंबिसार का 544 बीसी से 492 बीसी। और अशोक का कार्यकाल 273 बीसी से 232 बीसी। ठीक है, तो बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से ठीक पहले वाले क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से ठीक बाद को ईसवी बोलते हैं। तो आप समझ गए हैं कि बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है एडी, यानी एनो डोमिनी, जो क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के ठीक बाद, जो उसको बोलते हैं ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं चौवन। चौवन कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल या मौर्य काल। तो ये आपको कुषाण काल। ठीक है, अब उसके बाद है 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? ललित, विग्रहराज, मृच्छकटिकम, सूर्य, सूतक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मृच्छकटिकम। क्या होगा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम का साहित्य यानी रचयिता कौन है? शूद्रक है। उसके बाद कौन सा है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, इसका कवि कौन है? क्या बोलते हैं? इसका कवि है जो सोमदेव। यानी कहने का मतलब कि ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना, यानी ललित विग्रहराज जो है इसका रचना विशल देव किए। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सूर्य शतक। सूर्य शतक नामक साहित्य जो है इसका रचयिता कौन है? मयूर। उसके बाद है 56 है सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, उसके बाद है 57 कहता है कि कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है?
सूरदास, रैदास, चैतन्य महाप्रभु या दादू? तो इसका माना जाता है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। उसके बाद है 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय बनना जानते हैं, लड़ना नहीं? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाबर। ठीक है। 58 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित क्या है, संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वुड डिस्पैच। यानी वुड डिस्पैच 1900 क्या बोलते हैं, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लागू हुआ और इसमें भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। उसके बाद है 60 कहता है ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र है था कौन है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो इसका कौन हो जाएगा? बिहार। फिर उसके बाद है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 34वां एनआई, 20वां एनआई, 24वां एनआई, 33वां एनआई? तो ये जो हुआ था 20वां एनआई, और जो 34वां एनआई जो है मंगल पांडे का संबंध था। तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 62 कहता है रिडल्स इन हिंदुज्म के लेखक जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती या बी आर अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, रिडल्स इन हिंदुज्म के लेखक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनका भी एक क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। फिर उसके बाद अरविंद घोष है, इनका था वंदे मातरम या न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ओके। उसके बाद है दयानंद सरस्वती, इनका था सत्यार्थ प्रकाश। तो आप ये सब भी याद रखिएगा। उसके बाद है 63 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी, शारदा सदन रमाबाई, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है बिहार से कौन किया था? हजरत मोहनी, मजहर उल हक, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह? तो इसका जो किए थे मजहर उल हक। उसके बाद है 65 महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है? 1894, 96, 1904, 1910? तो इसका हो जाएगा 1894। उसके बाद है 66 कहता है आगाती हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा? आगाती। ये आपको अंडमान निकोबार कोरोमंडल तट क्षेत्र या लक्षद्वीप? तो ये क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है। और 67 ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? दीफू, बोमडीला, यांगयाप? तो दीफू, बोमडीला, यांगयाप? ये आपको यांगयाप दर्रा कहाँ है? ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है 68 ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर स्थित है? बराक नदी, तीस्ता, कृष्णा या फिर वैगाई? तो ये आपको हो जाएगा बराक, तीस्ता, कृष्णा या फिर वैगाई। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक नदी। ओके। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी, उसके बाद 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और 1 जो है गंगा नदी। ठीक है। उसके बाद है 69 कहता है बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है?
बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ए आपको हो जाएगा कर्नाटक, यानी बालमुरी जो है कर्नाटक। 70 कहता है ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। कौन सा है? केरल, कर्नाटक, असम और नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा केरल, क्योंकि आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक में आता है, जो आम की फसल के लिए लाभदायक होता है। और जो कॉफ़ी वर्षा जो है, यह चेरी ब्लॉसम वर्षा है, जो कॉफ़ी के फसल के लिए लाभदायक है और मुख्यतः ये कहाँ है? कर्नाटक में आता है। एक बार फिर से बता दें कि आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक में आता है, ठीक है, जो आम की कौन सा फसल के लिए है? आवश्यक आम के फसल के लिए। और जो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा, वो कॉफ़ी के फसल के लिए लाभदायक है, जो मुख्यतः कहाँ है? कर्नाटक में है। अब है एकामन। एकामन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटास व चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। फिर कहता है जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों, यानी सी। ओके, उसके बाद है 72 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, शिवालिक के गिरिपद या इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है अंडमान निकोबार। 73 कहता है मैकरोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैकरोनी, धान, बाजरा, मक्का, गेहूँ। तो मैकरोनी जो है वो आपको गेहूँ का किस्म है, और यह जो शुष्क प्रदेश में मतलब पाया जाता है, यानी उत्तम शुष्क प्रदेश के असंचित परिस्थितियों के लिए उत्तम किस्म है, ठीक है। और क्या और है 74 है भारत में पशु की गणना आयोजित होती है। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष, क्योंकि भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान है। पशुधन के मामले में कौन सा है? भारत आगे है, सबसे आगे है। ओके, उसके बाद है 75 कहता है पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति भेड़, खरगोश, बकरी, यानी यह होता है बकरी से, ठीक है। अब बकरी का जो प्रजाति है, सबसे अच्छा प्रजाति है जमुनापरी। जो बकरी में क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है? जमुनापरी। बकरी का एक प्रजाति है जमुनापरी, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 76 कहता है, और एक चीज़ और बता दें कि ऊन जो है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। और खरगोश, अंगोरा जो है, ऊन की प्राप्ति खरगोश से होता है। अंगोरा एक ऊन का किस्म है, यानी अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त होता है। उसके बाद है 76 ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय। तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है 77 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? कौन सा है? कनारी, सुसीमा, फ्लोरिडा या फिर ब्राज़ील। तो ये आपको क्या हो जाएगा? सुसीमा। क्या हो जाएगा? सुसीमा की जलधारा है। और जो कनारी जलधारा है, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है।
और फ्लोरिडा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और जो क्या बोलते हैं ब्राज़ील जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की, ये भी मैंने कहने का मतलब ये भी गर्म जलधारा है। कौन कौन गर्म जलधारा हो गया? एक फ्लोरिडा और एक हो गया ब्राज़ील। ठीक है। अब उसके बाद है 78। 78 क्या कहता है कि दस्ते ए काबीरा तथा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है? ईरान, इराक, चीन, सोमालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा होगा? कमेंट कीजिए कौन सा होगा। दस्ते काबीरा तथा दस्ते लूट मरुस्थल, ये आपको ईरान हो जाएगा। ठीक है। और जो तकला मकान मरुस्थल जो है वो चीन में है। और सोमाली मरुस्थल वो कहाँ है? सोमालिया में है। ओके। उसके बाद है 79। 79 कहता है सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद है 80। 80 कहता है पाखू पीला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखू पीला। ओके। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो ये हो जाएगा आपको मिजोरम। ठीक है। मिजोरम पूरा मिजो कहाँ है? ईस्ट में है। मिजोरम कहाँ है? ईस्ट में। त्रिपुरा मिजोरम जो कर्क रेखा से गुजरता है। और इसका म्यांमार जो है म्यांमार जो देश है उससे सटा हुआ है। कौन है? मिजोरम। और मिजोरम जो है वो कर्क रेखा से भी गुजरता है। तो आप याद रखिएगा ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, रेणुका राय या पूर्णिमा बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उषा मेहता नहीं रही। बाकी सरोजिनी नायडू, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी ये सब जो है संविधान सभा की सदस्य रही थी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसमें है हंसा मेहता। हंसा मेहता का संबंध किससे है? संविधान सभा से ही है। ठीक है। और उषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन से था। यानी उषा मेहता जो है वो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन माने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है। 1942 में। उसके बाद है 82। 82 क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन की शक्ति का शासन में निहित होना, व्यक्तियों के गतिविधि को सीमित करना, या फिर शासन संचालन की संभ्रुता जनता के पास होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी शासन संचालन की संभ्रुता जनता के पास होता है। उसके बाद 83 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश को OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। बाकी नेपाल, भूटान, चाइना को शामिल किया गया है। उसके बाद 84 कहता है सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? किसका? सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? आप बताइए क्या होगा? समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। 85 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है?
कौन सा है? विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका और क्या है? वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्यपालिका शक्ति। कौन सा? कार्यपालिका यानी बी। ओके। अब उसके बाद है 86। 86 क्या है कि अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति माने कौन सा शक्ति प्रदान करता है? मूल अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता या सलाहकारी अधिकारिता, रीट अधिकारिता या फिर अपीलीय अधिकारिता। तो ये जो है आपको अपीलीय अधिकारिता, और अपीलीय अधिकारिता में बहुत सारा आर्टिकल आता है, जैसे आर्टिकल 132, 133, 134, 136 में सब अपीलीय अधिकारिता में आता है। और 131 जो है उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता यानी आरंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131। ओके। उसके बाद एक है 143 यानी 141 जो उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी शक्ति प्रदान करता है। और आर्टिकल 20 उच्चतम न्यायालय को रीट अधिकारिता। क्या क्या बताए? आप बताइए क्या क्या बताए? एक बताए आर्टिकल 132, 33, 34 और 136 जो है अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। कौन सा है? अपीलीय अधिकारिता यानी अपीलीय अधिकारिता इसमें आर्टिकल 132, 33, 34 और 36 में निहित है। और 131 में क्या है? आरंभिक अधिकारिता। 143 में क्या है? सलाहकारी शक्ति। और आर्टिकल 32 में रीट अधिकारिता। तो ये सब याद रखिए क्योंकि जितना भी हम बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। फिर 87 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया। 88 निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपको मिजोरम में लागू नहीं है, बाकी पंचायती राज मणिपुर, असम, त्रिपुरा में लागू है। समझ में आया बात? कहाँ कहाँ लागू है पंचायती राज व्यवस्था? मिजोरम में है, मिजोरम में नहीं है, यानी मणिपुर, असम, त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है। उसके बाद है 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यानी समाजवादी पार्टी जो है यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी स्तरीय पार्टी है। और जो राजनीतिक पार्टी जो है, अच्छा राजनीतिक पार्टी कितना है? तो राजनीतिक पार्टी 8 है। उन सभी का नाम बता देते हैं, आप याद रखिएगा। पहला है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर है एक कौन सा है बहुजन समाज पार्टी, और है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद है नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो कितना पार्टी है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 8 है। क्या क्या बताए? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, फिर है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, फिर है एक नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है। उसके बाद है 90
90 क्या कहता है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। इसका न्यूनतम उम्र क्या है? 25, 30, 35, 45। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए, क्या होगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको 45। उसके बाद है 91। 91 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। और 92 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344, 350, 350 का बी या फिर 351। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 350 का बी। उसके बाद है 93। 93 कहता है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। एक तरफ है राज्य, फिर है विधानसभा सीट। पहला है महाराष्ट्र का 288, यानी महाराष्ट्र का विधानसभा सीट कितना है? 288। फिर है कर्नाटक 230, राजस्थान 200 और फिर गुजरात 182। तो इन सब में से असत्य यानी गलत कौन होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में 230 नहीं है, कर्नाटक में आपको 224 है। कितना है? 224, 224। ठीक है, कर्नाटक में कितना है? 224, यानी कर्नाटक में क्या है? 224 है। बाकी महाराष्ट्र 288, राजस्थान 200, गुजरात क्या है? गुजरात 182। उसके बाद 94। 94 क्या है? लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्राकलन समिति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक या इन नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी सी। फिर है 95। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 97वां 2011 या फिर 99वां संविधान संशोधन 2014 या फिर 100वां 2015 या फिर डी 102वां 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 99वां 2014। ठीक है। और जो 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है वो सहकारी समिति का प्रावधान है। और 100वां संविधान संशोधन 2015 वो बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित। ठीक है। और जो एक है क्या 102वां 2018 संविधान संशोधन जो आर्टिकल 338 का ख में है वो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। उसके बाद 96 मैथ है। तो मैथ और रीजनिंग है इसके बाद। तो मैथ और रीजनिंग में आप बस आंसर बता देते हैं इसका, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो 96 का जो आंसर है वो क्या है? 96 का हो जाएगा आपको सी। और 97 का हो जाएगा, 97 का हो जाएगा आपको, इसका भी सी होगा। और 98 का हो जाएगा, 98 का भी सी होगा। और 99 का भी सी होगा। और 100 का आपको टी हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
जय बिहार।